अब एक फ्रेश हेडिंग डालो, फ्रेश हेडिंग डालो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। कुल मिला के बात ये है कि एक फॉर्मूला तुमको याद होगा, मेरे पास तो सवाल है इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। एक फॉर्मूला तुमको ध्यान में है क्या? v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। अरे सुना होगा यार, v इक्वल्स टू तुमने सुना होगा अंडर रूट टी बाई म्यू, नहीं सुना है? नहीं सुना है? म्यू को सुना होगा। म्यू क्या है यहाँ पे? मास पर यूनिट लेंथ। बड़े भयानक तरीके से देख रहे हो भाई, ये है म्यू हमारा मास पर यूनिट लेंथ। अभी बात करते हैं ऊपर। और ये जो हमारा T है, ये है हमारा टेंशन, T है हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। शांति से जब तुम 10 मिनट सुनोगे फिर ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात, फॉर्मूला कॉपी में जाते के साथ हेडिंग डालना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उसके अंदर सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। अब एक एक चीज ध्यान से समझना है। ये जो वेलोसिटी दे रखी है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जब भी बात होती है तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात होती है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आई होगी? तो ये वेलोसिटी आती है किसके रिस्पेक्ट में? पता है तो बताइए। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, रस्सी के रिस्पेक्ट में ये स्पीड की बात चल रही है। ये किसकी स्पीड है? ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है रस्सी के रिस्पेक्ट में। पूरी बात लिखो इसको कॉपी में। ये ऐसा लिखना है, ये ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है रस्सी के रिस्पेक्ट में। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ये जरूरी है भाई। विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग 10 बार बोल दिया मैंने, तो तुम सोचो बच्चा इसी में फंसता होगा। अब मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं। क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, जो रस्सी होगी उस रस्सी को ये क्या करेगा? लिफ्ट के अंदर रख देगा और तुमसे पूछेगा ग्राउंड फ्रेम में स्पीड बताओ। तो तुम जो फॉर्मूला यूज करोगे v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, ये तो तुमने स्पीड बताई है किसके रिस्पेक्ट में? रस्सी के रिस्पेक्ट में। और रस्सी को खुद चला रहे हो तुम और देख रहे हो ग्राउंड से, तो अलग आएगा ना, अंतर आएगा। तो रस्सी की जो स्पीड जो होगी वो भी इसमें ऐड होगी। धीरे धीरे इस बात की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो सबसे पहले खुद को बताना है कि v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू में जो ये हमारा t होता है, ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड पुट कर दो ना, टाइम करते हुए पहुंचे। t हमारा टेंशन है, किसमें? रस्सी में, पहली बार। अच्छा, जब रस्सी का टेंशन है तो रस्सी का टेंशन फाइंड करने के लिए मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की भरपूर जानकारी चाहिए। मतलब आपको न्यूटन्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड टेंशन। टेंशन से रिलेटेड एक दो बात तुमको पता ही है क्या? कि डायरेक्ट जो टेंशन के रिलेटेड बात है आपको पता होनी चाहिए। आप पढ़ते होंगे नर्सरी क्लास में। पहला, जो टेंशन होता है इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ होता है? अवे फ्रॉम बॉडी। अब इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, टेंशन से रिलेटेड बात, तुमको जहां भी टेंशन निकालना होगा वहां से रस्सी को काट के अलग कर देना, तो तुम्हारा टेंशन का काम हो जाएगा। कितने लोग मेरे से एनएलएम पढ़ लिए हो? एक, बस। तूने नहीं पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा? तुम्हें नहीं पढ़े ना? तुमने नहीं पढ़ा? गजब करते हो। अच्छा ठीक है, आपने वहां तो पढ़े होंगे कहीं कोचिंग वगैरह में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको दिक्कत आएगी तो आपको बता दूंगा, ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बहादुर हो। मान लीजिए इस तरीके से कहीं हमारे पास पुली वगैरह देखा है और पुली दिया हो और हमको यहाँ पे टेंशन पूछे, तो जिस जगह से टेंशन पूछेगा वहां से रस्सी को काट के अलग कर लीजिए। और अलग करने के बाद से मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो m1 वाले मास को तुम अलग कर लोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर जाके बात बनेगी। और अच्छी बात यह होती है कि रस्सी अगर मासलेस हो, और मासलेस रस्सी प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में लिख के देते हैं 90% सवाल में, रस्सी अगर मासलेस हो तो उस रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये हर जगह सेम टेंशन। तुम सोच के देखो, थोड़ा इसको जूम करके बनाता हूं, अब ये ऐसा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके की कहानी है,
कुछ इस तरीके की कहानी है। दिस वन इज M1, दिस इज M2। अब इस रस्सी में मानो कहीं भी वजन नहीं है, तो जो टेंशन तुम इसको अगर मान लो ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या करो कि यहाँ पे तुम इसको कोई आदमी बनाओ और उस आदमी को बोलो कि भैया तू इसको खींच के दिखा। वो आदमी इसको पुश कर रहा है और आदमी को तुमने काम दे दिया, आदमी के कान बनाइए ये। अब इस आदमी को तुमने काम दिया है कि भैया तुम इसको इतने जोर से खींचो कि M मास मेरा ऊपर की तरफ उठे, उठेगा भी। तो ये क्या कर, ये जब इसको खींचोगे तो ये नीचे लगाएगा इस पे फोर्स। अब ये रस्सी को जब ये पुश कर रहा होगा नीचे की तरफ, अरे भाई तो वर्कआउट हो गया, ट्राइसेप्स टैक। जब ये नीचे की तरफ इसको पुश करेगा, उस इंस्टेंट में जितना ये फोर्स यहां से लगाएगा, यही फोर्स इस रस्सी के थ्रू 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 इसको पहुंचाएगा इसमें। अब बुद्धि लगाओ, इस आदमी को ऐसे खींचने से तुमको क्या लग रहा है, ये ऊपर जाएगा ब्लॉक या नीचे? इतनी बुद्धि तो है सबके पास, और आप लोग के पास तो इससे ज्यादा भी है। फिर आप कह सकते हैं कि यार ये ऊपर गया है, इसका मतलब पक्का पक्का इस M1 वाले ब्लॉक पे कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगा। अगर फोर्स किसी चीज में रस्सी के थ्रू लगाते हो तो उस फोर्स का नाम टेंशन होता है, यानी कि पक्का इस पे लगेगा ऊपर की तरफ और उस फोर्स का नाम टेंशन है, और डायरेक्शन इसके अबे ही होगा क्योंकि ये उठा रहा है इसको, तो कोई इसमें लोड वाली बात है। अच्छा, तो जितने जोर से ये नीचे पुश करेगा उतने ही जोर से ये इसको तुम ऊपर लिफ्ट कर रहे हो। कब होगा ऐसा? जब इस पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब जो एनर्जी मैं लगाऊंगा, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा, अगर पूरा का पूरा फोर्स इस तक पहुंचे तभी तो ऐसा होगा। कभी कभी नंबर ऑफ पुली बढ़ाने से अपने को मजा आ जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ कम फोर्स लगाते हैं, ये ज्यादा जोर से उठता है, वो है अलग, उसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर बात चलती है उसकी, एलएलएम पढ़ाऊंगा उस पर देखना। लेकिन यहाँ अभी चूंकि सिंगल पुली, जब नंबर ऑफ पुली बढ़ाओगे ना, नंबर ऑफ पुली बढ़ाओगे तो तुम यहाँ कम फोर्स लगाओगे, यहाँ ज्यादा फोर्स लग जाएगा। यही तो पुली का जादू है। अब देखिए यहाँ पे इसने पुश किया और यही फोर्स ऐसे करके तरीके से यहाँ तक ट्रांसफर होके यहाँ तक पहुंच गया है, और ये इसके ऊपर जाके लगा। तो वही लोग कहते हैं कि भाई जहां पे तुमको टेंशन निकालना हो वहां से रस्सी को काट दो, और काट के उसको अलग करके इसका टेंशन सोच लो। तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, और नीचे क्या लगेगा इसका, तो नीचे लगेगा M। और आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, आप बहादुर हैं, मैं लिखूंगा आपको खराब भी लग रहा होगा, तो आप लिखोगे नेट फोर्स बराबर M। अब जब ये पुश कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये रस्सी में मान लो ऊपर की तरफ एक्सलेशन हो गया, तो तुम कहोगे अच्छा नेट फोर्स लिख रहे हो, और रस्सी जा रही है ऊपर, मतलब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर ले जाने वाला फोर्स ज्यादा है, जो कौन है, टेंशन। तो तुम बोलोगे यार टेंशन में से आप क्यों ना M1 जी को घटा के मास M1 into A कर दो, अबे सारा टेंशन यहां से निकल दो, फालतू बात। ठीक है, आपको ये सवाल। द कंक्लूजन इज कि जितना कुछ तुम न्यूटन्स लॉ में यूज कर रहे थे, सब का सब यहाँ पे यूज आएगा, सब का सब। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है लिखना है तो लिख लो, नहीं तो लिख दो, मैं सब जानता हूं। आगे बढ़ो। ये तो मेरे ख्याल से 7th क्लास में पढ़ाते हैं, कब न्यूटन्स लॉ 7th में पढ़ाते हैं शायद, 9th में पढ़ाते हैं मुझे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। स्ट्रिंग ऐसे मास होगा तो टेंशन हर पॉइंट पे अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग होगा, बिल्कुल। अगर स्ट्रिंग में मास आ गया, अभी सवाल दूंगा, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगा, लेकिन यही जादू वहां भी चलेगा, जहां पे चाहिए वहां से रस्सी काटिए, जहां पे चाहिए वहां से रस्सी काटिए। फॉर एग्जांपल तुमने अगर यहां से रस्सी काट ली होती, तो तुम इस ब्लॉक के नीचे इतना मास तो जरूर काउंट होता ना रस्सी का, तो ब्लॉक थोड़ा भारी हो गया, बस ब्लॉक भारी हो गया, और क्या हुआ, पहले मान लो इतना तुम काट लिए और रस्सी के हिस्से में तुम्हारे पास इतना ही सेक्शन आया रस्सी का, और इसका वजन खुद मान लो 1 kg होता, तो आज तुम्हारे ब्लॉक का वजन होता M1 + 1। इतना ही अंतर है, विशेष कोई लोड नहीं। अच्छा, अब तुम सोच के देखो, हर जगह से काटोगे तो हर जगह अलग अलग रस्सी का टुकड़ा आएगा, और हर टुकड़े का अलग अलग मास होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो रस्सी काटने के लिए आप जो हैं वो कैंची वैंची लेके जाइए, इस बात का ध्यान रखना, समझा जाएगा। नीट वाले एग्जाम में तो आपको चप्पल पहन के बुलवाते हैं, नहीं गजब है। जेई में ऐसा नहीं है, जेई में कहाँ ऐसा है, मतलब मुझे नहीं याद है कि मैं आराम से कहते हैं शूज में ये सब नाटक पहन के आता है, शर्ट भी नहीं पहने, इतनी चोरी कर जाते हैं यार, इसलिए डर गए हम।
अभी इधर एग्जाम जो होते हैं रेलवे और इन सब के, तो उसमें नेट भी बंद करना पड़ता है। चूड़ी का लेवल जैसा होता है उसी हिसाब से सिक्योरिटी जो है। टी शर्ट पे जाना है नहीं दोस्त, वो तो अच्छा है कि जनवरी में एग्जाम नहीं होता, मजा ही आ जाता टी शर्ट में पहुंचते हो। कुछ टाइम के बाद जब तुम्हारे फॉर्म की फीस बढ़ा देंगे और एक अलग से ड्रेस देंगे, उन्हीं का ड्रेस होगा, उसमें चिप विप लगा देंगे, है ना, उसी के ऊपर, और हर साल वही दिया जाएगा सबको। माइक भी फिट कर रहे हैं। हाँ, नहीं हो सकता है कुछ टाइम के बाद जब इस लेवल की जोड़ी चलेगी तो कुछ लगेगा एआई वाई लगाते हैं ना, और उसमें उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चे ने खुद से लिखा है किसी और का लिख रहा ये सब भी तो। आओ अब क्यों नहीं इस पे कुछ सवाल कर लिया जाए। खूब सारे क्वेश्चन है मेरे में, अब आपको कहां से शुरू करूं, आपको बताता हूं एक तरफ से। मिटाऊं क्या इसको? चलिए तो उस वाले सेक्शन पे आते हैं। t इक्वल्स टू हम, अच्छा टेंशन तो निकाल ही लोगे, अब बचता है म्यू। म्यू तुम समझते हो, v तुमको आता है। मेरे पास एक सवाल है, जिस सवाल के अंदर इसने मास नहीं दिया है और वॉल्यूम के बारे में बात कर रखी है। लिखो व्हाट हैपेन व्हेन मास इज नॉट गिवन डायरेक्टली। क्या होगा जब डायरेक्टली मास गिवन नहीं हो। व्हाट हैपेन व्हेन मास इज नॉट गिवन डायरेक्टली। मास इज नॉट गिवन डायरेक्टली। मास इज नॉट गिवन डायरेक्टली, तो क्या हो सकता है? पहले जरा सोचते हैं इसके ऊपर। मान लो मैं यहां म्यू की बात करना चाहता हूं, तो म्यू को मैं क्या लिखूंगा, यहां से मास, और नीचे मैं लिखूंगा इसका लेंथ। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समस्या ये है कि मास उसने दिया नहीं। मास नहीं देगा तो क्या देगा? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से तुम इसको सिंपली बोलोगे मास, और नीचे इसका बोलोगे वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो मास को तुम बोलोगे तो यहां से लिखोगे डेंसिटी, और यहां पे इसको लिख दोगे वॉल्यूम। इसको घबराना मत, ये डेंसिटी ही है। कोई भी सिंबल अगर आता है, कोई सिंबल का मतलब तुम पहले से भी जानते हो, तब भी उसका मतलब लिखो, क्योंकि तुम सोचो कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो इसका नाम क्या हो जाता है? रेजिस्टिविटी। हर चैप्टर में अलग अलग बात हो जाती है, इसलिए आप एक बार लिख लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये रो इनटू वॉल्यूम तुमने लिखा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब एक और अच्छी बात सोचो, तुम वॉल्यूम को भी थोड़ा सा रिप्लेस जरूर कर सकते हो। सोचो कैसे? एरिया इनटू लेंथ, यानी कि तुम इस मास को ऐसे लिख सकते हो, रो इनटू एरिया इनटू लेंथ। अब और अच्छा अगर आप इसमें सोचना चाहें तो इस एरिया को आप बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। किसका? रस्सी का। क्रॉस सेक्शन एरिया रस्सी का। कैसे है बात समझो। ये मान लीजिए इस तरीके से एक रस्सी है, अब रस्सी की थोड़ी सी मोटाई है, और इस रस्सी के थ्रू कोई ब्लॉक यहाँ पे ऐसे करके लटका है। इस ब्लॉक को ऐसे लटकाया होगा, वेव प्रोड्यूस होगा, कोई वेव यहाँ प्रोड्यूस होगा, वही वेव यहाँ प्रोड्यूस होके 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 यहाँ तक जाएगा। वेव प्रोड्यूस हो सकता है ना रस्सी में। अगर रस्सी में वेव प्रोड्यूस नहीं होता तो सितार गिटार कैसे बजाते? वेव प्रोड्यूस होता है रस्सी में। आप रस्सी हाथ में लो, उसमें जड़ तो वेव प्रोड्यूस होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। वेव में किस किस चीज का फ्लो होता है? एनर्जी का, मोमेंटम का, इंफॉर्मेशन का, फेज का, ये सारे ट्रांसफर होते हैं। और उसके अंदर कल मैंने बात बताई थी आपको, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका तो एसएचएम होता है, और पार्टिकल का एसएचएम होता है, और एसएचएम और वेव रिलेटेड है बिल्कुल। पार्टिकल के एसएचएम चलेंगे और वेव आगे की तरफ, पीछे की तरफ प्रोपेगेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो इस v का फॉर्मूला t अपॉन म्यू तो है, परंतु उसको लिखने का स्टाइल अपने अपने तरीके से बदलेगा। अब जरा देखो क्या है। तो अगर मैं v को अंडर रूट t बाई म्यू तो मैं लिख सकता था, लेकिन म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू को मैं लिख सकता हूं, आराम से देखो, मास बाय लेंथ तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन मास को मैं क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब पहले तो इतना लिख लो, फिर इसको ना दो चार स्टाइल में लिख लेंगे और सबको फॉर्मूले वाली कॉपी में डाल देना तो ठीक रहेगा। फटाक से इसको नोट कर दीजिए एक बार।
एरिया वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है क्या CSA। कर्व सरफेस नहीं होता, वो क्रॉस सेक्शन होता है। लिख दिया, लिख दिया। आज हम म्यू के बारे में बात कर लेते हैं वापस। म्यू ऊपर में तो मास है, लेकिन मास के जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, रो इनटू एरिया को ए लिख देते हैं, लेंथ को एल लिख देते हैं और नीचे एल लिख देते हैं, काट दो उसको, है ना। तो म्यू इनटू रो। अच्छा पता है क्या, किसी किसी बुक में ये लोग इस एरिया को एस से लिखते हैं। अब लिखते हैं, अब उनसे बात करनी पड़ेगी क्यों लिखते हैं। तो अब ये एस से जब लिखेंगे ना एरिया को, हमने एरिया कैसे लिखा, वो लोग एस से लिखते हैं। तो म्यू बराबर एक फॉर्मूला आता है एस रो, है ना। तो म्यू बराबर एक फॉर्मूला आता है इस रो कह लो। तो म्यू बराबर एस रो बोल सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल तुमको मिलेगा जिसमें इस एस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एस की वैल्यू क्या रखोगे बताना जरा, क्रॉस सेक्शन में क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर। तो इसको पाई आर स्क्वायर इनटू रो लिख सकते हो। अब ज्यादा इस पे दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस मैं यहाँ पे v √t/μ लिखूंगा और म्यू के जगह इसको याद रखूंगा एस रो। अब याद भी रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस जानता हूँ इसको फाइंड कैसे करते, पाई आर स्क्वायर। इस एलिमेंट का ध्यान रखना। अब खूब सारे सवाल कर लेंगे, बात बन जाएगी। चलिए पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखाओ लैंग्वेज, लिखिए। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 मीटर and 5 meter block is 5 मीटर बोल दिया क्या, 5m 5 मीटर में कैसा ब्लॉक हो, 5m block is hanged with the help of this string, with the help of this string। सही है। टेक m बराबर 1 kg, टेक m बराबर 1 kg, समझ रहे हो। अब तुमसे पूछ रहा है if mu is 10 ग्राम पर मीटर, then find velocity of wave produced in the string, velocity of wave produced in the string, velocity of wave produced in the string। सोच के देखो। ऐसे बैठे क्यों रहता है, सेठ जैसे बैठे क्यों रहता है, हाँ? कैसे सॉल्व करेंगे, तो खोपड़ी तो हमेशा बकवास करते रहेगा तो थोड़े सा कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, बात इतने भाषण कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देने के साथ एकदम से हाथ पे हाथ रख के, बढ़िया गाल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। क्वेश्चन देने के साथ मुंडी नीचे और पेन चलना चाहिए, आंख फोड़ दोनों सीधे।
इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है। मुझे डाटा देखो, डाटा क्या है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है और रस्सी ऐसे इसने लटका दी, ये रस्सी ऐसे लटका दी। अगर ईमानदारी से देखो तो इसने मास क्या बोला था, 5 केजी। एम को 1 केजी बोल दिया, इसने मास बोला 5 केजी। तो कुल मिला के इसने कहा है कि मास तुम्हारा 5 केजी है और रस्सी कितनी दूरी है, 2 मीटर की रस्सी है। और इसके लिए इसने म्यू गिवन है, बताओ कितना, 10 ग्राम पर मीटर। कितना कम है ये, 10 ग्राम पर मीटर। म्यू 10 ग्राम पर मीटर है, तो रस्सी का वजन कितना हुआ? बड़े भाई 1 मीटर का वजन 10 ग्राम है, 2 मीटर की रस्सी 20 ग्राम में, साला इसमें इतना क्या, 20 ग्राम की रस्सी है। तो 20 ग्राम बड़ा कम नहीं हो गया? तो अब इतना कम है ये, इतना कम है ये कि तुम इस स्ट्रिंग को कह सकते हो कि ये स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस बोल सकते हो। इस स्ट्रिंग को तुम मासलेस बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बुद्धि से बोलना है और ये सवाल में है, डाटा है, आया हुआ सवाल है, आप इसको समझिए। तो तुम इसको बोल सकते हो मासलेस। और जैसे ही तुम मासलेस बोलो तुम्हारा मन खुश होना चाहिए। मासलेस बोलते ही तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो गया। मासलेस बोलते ही टेंशन हर जगह सेम। मासलेस बोलते ही रस्सी में टेंशन सेम। अब जैसी रस्सी में टेंशन सेम आएगा, जैसी रस्सी में टेंशन सेम आएगा, अब तो कुछ लोड ही नहीं, अब तो बस फटाफट फटाफट पुट करोगे, बात बन जाए। चलो बाबा, वो रोज आते हैं लेने के लिए, समझा? जो गाल पे हाथ रख के बैठते हो ना, इसलिए आते हो। अब बोलते हैं प्रॉपर तरीके से, पूरा घर से बाहर ले जाओ। टेंशन एम प्लस एम जी से टेंशन निकालने में दिक्कत आ रही है। इस क्वेश्चन को तुम ज्यादा लोड मत लो, मेरी बात सुनो। इसके पहली बात तुम ये समझ के ना कि रस्सी में वजन नहीं, तो रस्सी में जब वजन नहीं है तो इसमें टेंशन हर जगह सेम होगा। और सबसे पहला टारगेट तुमको टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना। तो अब रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन होगा, नीचे की तरफ क्या है, एमजी है। एक्सटेंशन है क्या? मतलब इक्विलिब्रियम में चल रहा है। जो फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर कितना फोर्स लगेगा, अगर इस ब्लॉक को यहाँ पे सोचूं तो ऊपर में इसमें लगेगा टेंशन फोर्स और नीचे क्या लगेगा इसमें 5G। तो मतलब टेंशन इसका 5G हो गया ना। और G तुमको 10 रखना है तो टेंशन हो गया 50। तो टेंशन हो गया 50 न्यूटन। जब टेंशन हो गया 50 न्यूटन तो अब टेंशन निकालने का काम खत्म। ठीक है भैया, मुझे टेंशन पता लग गया। अब क्या चाहिए, म्यू। म्यू, अब म्यू यहाँ दे रखा है इसने, तो बस इसको पुट कर दो, बात बन जाएगी। लेकिन हाँ, आप देखिए, टेंशन कितना, टेंशन को रख दो 50 और नीचे जी, म्यू 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 10 ग्राम को अपन 10 into 10 का पावर -3 रखेंगे। दिस इज हाउ टू गेट द आंसर, है ना। ऑप्शन में इसको रख के भी डाटा होगा डायरेक्टली, तो गड़बड़ाइएगा मत। कितना आएगा, 50√10, 50√10, 10√50, 50√2 है। चेक करो एक बार, नीचे 1000, ऊपर चला गया 10 गुने 5, ऊपर में 5 नीचे में 1000। इसमें एक और बात इसने पूछी है, इसने एक और बात पूछी है। ये हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा वेव को नीचे से ऊपर जाने में। तो ये कितना आ रहा है, 10√50, ये 10√50 आ रहा है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है आगे। इसने कहा कि मान लीजिए वेव नीचे प्रोड्यूस हुआ है यहाँ, और इस वेव को ऊपर जाना है ना, देखो स्टाइल यहाँ से ऐसे 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 वेव, यहाँ पे वेव अगर प्रोड्यूस हुआ है और इस वेव को यहाँ पे जाना है, यहाँ तक अगर इसको तुम लेके जाना चाहते हो, इसमें टाइम कितना लगेगा, एक ये भी सवाल बनता है। तो लिख लो, तो इसको लैंग्वेज दिखाता हूँ।
लिखो फाइंड टाइम टेकन बाय वेव टू रीच टू द टॉप। आपसे कहा गया है कि वेव को ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड एट द बॉटम, वेव यहां प्रोड्यूस हुआ है, लिख दिया मैंने। वेव नीचे प्रोड्यूस हुआ है, वेव को नीचे से ऊपर जाना है, टाइम कितना लगेगा। अब देखो यहां जो टाइम लगेगा, मेरे मन में तो फॉर्मूला था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, परंतु एक्सीलरेशन यहां पे है नहीं, ठीक है। और एक्सीलरेशन हमको वेव की स्पीड तो कांस्टेंट ही चलेगी ना भाई। अब यहां पे तुम सिंपल लगा सकते हो फॉर्मूला, लेकिन ध्यान रखना, फिर से मैं बोलता हूं, रस्सी में एक्सीलरेशन हो सकता है, क्वेश्चन आएगा आगे। अभी यहां पे सब कुछ ठीक है, रस्सी में एक्सीलरेशन हो सकता है ना, मान लो इस रस्सी को मैं लिफ्ट में डाल दूंगा, तो ऐसे ही नहीं करना है, आराम आराम से करना है। हम अभी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू रस्सी। विद रिस्पेक्ट टू रस्सी का मतलब है कि ये तुम यहाँ पे, ये तुम ही हो, इसके ऊपर बैठे हो, ये तुम ही बैठे हो इसके ऊपर, ये इसके ऊपर तुम बैठे हो, और तुमने यहाँ वेव प्रोड्यूस किया, टंग वेव को ऊपर जाना है, कितना समय? तुम रस्सी बैठ के देख रहे हो कि नहीं? तुम रस्सी बैठ के देख रहे हो। अब यहाँ से वेव को जाने में कितना समय लगेगा, तुमसे ये पूछा है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? वेव की खुद की वेलोसिटी पे। और वेव की खुद की वेलोसिटी तुम यहाँ निकाल के लाए हो 10√50। अब तुमसे पूछा है टाइम, तो बस सिंपल तुम लगा दो s इक्वल्स टू बिल्कुल, तो t इक्वल्स टू s कितना 2, और हमारे पास u कितना है, तो 10√50, ठीक है। तो 1/5√50, जैसे आपकी इच्छा हो। ऑप्शन में इसे आप बिल्कुल यही है, ऑप्शन में ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है 1/5√50। आसान है काम, कर दिया तुमने, ऐसे करो ना। क्वेश्चन होता है तो उसके बाद कैसा लगता है? अच्छा तो अच्छा क्यों नहीं लगवाते हो रोज? ट्राई करोगे तब होगा ना। क्वेश्चन देने के साथ ये हाथ पे ऐसे मोड़ लेता है, फिर ऐसे करके देखता है, तो फुल एंजॉय मूड में, मतलब जैसे सर्दी भी है बिल्कुल। चलिए अब मिटाता हूं। अभी तक हमने क्या सीखा? पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं क्या? स्पीड किसका? ट्रांसवर्स वेव का। रस्सी की बात चल रही, यहां स्पीड आएगी v इक्वल्स टू √t/μ। अच्छी बात यह है कि ये स्पीड निकालने वाला आदमी खुद रस्सी पे लटका हुआ है तरीके से। अभी हमने उसको लटकाया नहीं, प्यार से बिठा दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में बात चलेगी। अच्छा, जब इसके रिस्पेक्ट में बात चलेगी, लेकिन जब ऑब्जर्वर बदल के ग्राउंड पे लेके आओगे, रस्सी में एक्सीलरेशन करा दोगे, तब वो अलग स्पीड है। अभी तुम विद रिस्पेक्ट टू रस्सी बात कर रहे हो। अब ये म्यू है। क्वेश्चन में म्यू का मतलब होता है मास बाय लेंथ, ये तुम जानते हो, परंतु क्वेश्चन में हर बार वो मास देगा नहीं, तो म्यू बराबर तुमको एस रो पुट करना पड़ेगा। एस क्या है? एरिया। क्रॉस सेक्शन का है तो तुम उसको पाई आर स्क्वायर पुट कर सकते हो। धीरे धीरे और बात क्लियर होती जाएगी। जैसे मान लीजिए हम एक सवाल करते हैं, लिखो लिखो इफ टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग इज if total mass of string is 4.5 gram, if total mass of string is 4.5 gram, then find time taken by wave to reach from floor to pulley, to reach from floor to pulley। चलिए एक क्वेश्चन है, ऐसे बनाता हूं इसका डायग्राम, यहां बनाता हूं। देखिए इसके लैंग्वेज भी ठीक है, लैंग्वेज समझाऊं? हाँ क्या चीज? अभी बनाएगा मैं डायग्राम, अभी बात पूरी बनी नहीं, अभी तो क्वेश्चन ऐसा है। देखिए ये लेंथ नेग्लिजिबल है, इस पे टेंशन मत लेना। इस तरीके से पूरी है, और यहां से इसको ऐसे प्रोड्यूस करो। रस्सी की लंबाई यहां से यहां तक 2 मीटर है। इस ब्लॉक का खुद का वजन 2 kg है,
रस्सी की ये वाली लंबाई 25 सेंटीमीटर। अब बना सवाल, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है यही फ्लोर। अब सवाल पूरा हुआ। अब बात करें, रस्सी की टोटल 2 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। ये खुद सोचना है, ये खुद सोचना है कि रस्सी की पूरी लंबाई कितनी होगी। डायग्राम में बस इतना ही इंफॉर्मेशन। 250 मीटर है कितने? 250 मीटर कैसे हो सकता है? 25 सेंटीमीटर है भाई, तुमको 250 दिख रहा है? 250 मीटर की रस्सी तुम, वाह, पूरी खींचना, इसमें देश खींच सकते हैं। वन बाय 5 सेकंड। 1/5 तो नहीं है, कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ हो गया? 25 सेंटीमीटर को क्या मतलब क्या लिखना है? 25 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई है दोस्त। एक्स्ट्रा रस्सी इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। रस्सी की लंबाई की बात चल रही है बस। टोटल लेंथ नहीं बोला ना। सब इधर ही पूछ लो, अपना दिमाग से कुछ मत निकालना। क्वेश्चन मेरे करने से सिर्फ मेरा रिवीजन होगा। बात को समझो, क्वेश्चन खुद से करो। जिस दिन तुमसे क्लास में सारे क्वेश्चन होने लगे उस दिन तुम सिलेक्शन के हकदार हो जाते हो। क्या समझा बात? जब तक आपसे क्लास में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तब तक आप सिलेक्शन से दूर हैं। दिस इज द रियलिटी। इसीलिए रोज कोशिश करिए, रोज कम से कम मेरे ख्याल से आपको 10 से 20 मौका मिलता होगा इसकी कोशिश के लिए। कितना अच्छा चांस है। अलग बात है जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन ही मौका नहीं। क्लास में क्वेश्चन होना इंपॉर्टेंट है। टुकड़ों में बात करो, टुकड़ों में बात करो। कैसे कैसे सोच सकते हैं? थोड़ा सा माहौल हल्का कीजिए, इसको हटाए। अब देखिए मिलाते हैं, मैं भी करता हूं आप भी करें, मैच करिए थोड़ा। एक एक करके बात करते हैं। फॉर्मूला बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सामने, उसको छोड़ो। सबसे पहला थॉट, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? क्या चाहिए अल्टीमेटली? कितना टाइम लगा? टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहली बात, पहली बात s इक्वल्स टू ut ही लगेगा, क्योंकि हाफ at स्क्वायर में लगा था तो a तो है ही नहीं। एक सेशन का दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं। तो t के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ से? s अपॉन u, यानी कि s क्या है हमारे पास? लेंथ। अच्छा लेंथ है, ओके मान लिया। अपॉन u क्या है? वही v। अच्छा लेंथ कौन सा है? ये लेंथ। वेव यहां से प्रोड्यूस होगा और उस वेव को पहुंचाना है मात्र पुली तक। हाँ, तो ये लेंथ जो है फ्लोर टू पुली का है। पहली बात तो ये समझो कि ये लेंथ फ्लोर टू पुली का है। इसका मतलब मेरा आंसर, जो मेरा आंसर है वो ऐसे आएगा। देखो मैं बार बार कहता हूं, तुम क्वेश्चन को अंत में जो पूछा है टारगेट वहां से शुरू करा करो, भटकोगे नहीं तो गोल 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 घूमते रह जाओ। मेरा आंसर आएगा t इक्वल्स टू
ये दूरी कितनी है 2 मीटर अपॉन ये 2 इंपॉर्टेंट है, अब इसको 2.25 मत कर देना। अब उसके बाद से अब यहां से बताओ, अब बचा कौन वेलोसिटी, बस मुझे वेलोसिटी मिल जाए मेरा काम बन जाए। अब टारगेट फिक्स है, मुझे v चाहिए, तो एक काम करता हूं, पहला काम तो मैंने यहां सोचा फर्स्ट, सेकेंड काम में मैं यहां पहुंचता हूं। सेकेंड काम मेरे पास फॉर्मूला है v √t/u, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले यहां क्या चाहिए होगा, टेंशन, टेंशन चाहिए। तो टेंशन कैसे निकालो, टेंशन के लिए तुम जरा सोचो, रस्सी को यहां से काट दो तो तुमको क्या मिलेगा, यहां पे ऊपर की तरफ यहां पे टेंशन और नीचे की तरफ क्या लगना है 2g। तो टेंशन में तो कोई लोड ही नहीं है, टेंशन हमारा 2g होगा, क्योंकि कहीं कोई एक्सप्रेशन नहीं, इक्विलिब्रियम है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो टेंशन आ गया 2g। अब चलो टेंशन मिल गया, अब कौन चाहिए म्यू। अब थोड़ी सी बात इस म्यू पे कर लेते हैं कि म्यू हमारा कैसे निकले, म्यू पे, म्यू को तुम कैसे निकाल सकते हो, इसमें अब डिपेंड करेगा क्या डाटा गिवन है। क्या यहाँ पे लेंथ पता है, हाँ, तो डायरेक्ट म्यू को सोचा जा सकता है मास अपॉन लेंथ। अब यहां पे फिर दिक्कत आती है, मास कितना लोगे, टोटल मास गिवन है और वो कितना गिवन है 4.5 ग्राम है। ओके, एसआई में रखना जरूरी है, तो 4.5 इंटू 10 का पावर माइनस कर, सही है। अच्छा नीचे लेंथ, कौन सा लेंथ लोगे, टोटल लेंथ लोगे, गड़बड़ाना मत। तो ये तुम लोगे टोटल लेंथ मतलब 2 मीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर और मतलब 0.25 बिल्कुल ये 0.25। अब ये इतना मीटर तुमको नीचे लेना है, इतना मीटर तुमको नीचे लेना है, ये गलती आ जाती है। अब इसको देखो, ये तो बड़ा आसान हो गया, ऊपर में 4.5, ऊपर में 4.5 इंटू 10 का पावर -3 और नीचे लिखा हुआ है 2.25। इसको जब मैं काटूंगा तो 2 टाइम जाएगा, है ना। अब ये बनेगा मेरा 2 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या है, ये म्यू है, तो यूनिट क्या होगी इसकी kg बाई लेंथ, यानी कि kg पर मीटर। तो ये तुम्हारे पास ऐसा यूनिट में बात आ गई इसकी, kg पर मीटर। दिस इज द म्यू, दिस इज द म्यू। अब चलो मुझे म्यू मिल गया, अब म्यू की हेल्प से अब यहां म्यू पुट करूंगा तो v आएगा। अब v तुम खुद से बता दो मेरे को v कितना है, डायरेक्ट यहां पुट कर दूंगा v 100 पक्का। चलिए, लड़की ने कहा कि v बराबर 100 है, तो t बराबर 1/50। एक बोला था, अरे आप महान हैं, अरे आप महान हैं, 1/50। धन्यवाद आपको। सर फॉर्मूला तो मास पर यूनिट लेंथ था ना, टोटल मास पर लेंथ, क्या फॉर्मूला में तो मास पर यूनिट लेंथ था ना, हाँ, तो टोटल मास पर लेंथ, वो फॉर्मूला में ऐसा नहीं होता, ऐसे इसको फॉर्मूला मत बोला करो। म्यू जो होता है, म्यू होता ही है मास बाय लेंथ। मास बाय लेंथ मतलब टोटल मास ही होता है, मास बाय लेंथ मतलब टोटल मास ही होता है। किसी भी बॉडी का मास बोलते हैं तो उसका पूरा मास बोलते हैं। तुम्हारा तुमसे तुम्हारा कोई मास पूछेगा थोड़ी बोलोगे किसका पूछ रहे हो, नाक का या कान का, ऐसा थोड़ी पूछते हो। तुमसे तुम्हारा कोई वजन पूछते सीधे कहते हो ना कि 200 kg, कितना बोलते हो, जो भी जितना भी केजी है पूरा बोलते, थोड़ी बोलते हो अच्छा किस पोर्शन का वजन चाहिए आप, ऐसा पूछते हो। मास मतलब पूरा मास। चलिए इसको नोट करके फिर आगे करते हैं एक सवाल। ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। मिटाओ क्या इसे? नहीं मिटाओ, थोड़ा तेज। क्या भैया हार्ड हो रहा है क्या मामला, क्या कैलकुलेशन में घूम रहे हो? देखो देखो, हो गया, हो गया। चलिए
अब जो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसमें दो डिफरेंट मोटाई की रस्सी को अटैच किया गया है। लिखो, इन द गिवन फिगर two strings are attached दिए गए चित्र में दो डिफरेंट स्ट्रिंग को जोड़ा गया है। ब्रैकेट में लिखो, दे हैव डिफरेंट डायमेंशन, उनके डायमेंशन अलग अलग है। देखिए कैसे, ये रस्सी थोड़ी मोटी, ये कुछ ऐसा, यहां फोर्स करते हैं। अब मान लो R, इसको मान लो 2R। अब इसका मान लो R के बाद इसको मान लो रो, और इसको मान लो तुम रो बाई 2, ऐसा कुछ अलग अलग कर दिया थोड़ा सा। ये इसको इस तरीके से इसने अटैच कर दिया। अब तुमसे कहा है कि F फोर्स अप्लाई किया गया। अब सवाल कह रहा है आपसे कि बताइए जो वेव की वेलोसिटी है, वेव प्रोड्यूस होगा इसमें, तो मान लीजिए इसमें जो वेव प्रोड्यूस, अच्छा बताओ, इतना तो समझ में आ रहा है कि टेंशन अलग अलग होगा तो वेव की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो मैं मान लेता हूं कि यहां वेव प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वेलोसिटी क्या है v1, और इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस हुआ है इसकी वेलोसिटी है v2। तो मेरे से कहा है v1 by v2 क्या होगा। ऐसे एक रैंडम सवाल बना दिया, सोच के देखिए। रैंडम सवाल है, बहुत खूबसूरत सा आंसर इसका नहीं है, वो तो डाटा जैसा रखेंगे वैसा आएगा। अगर सुंदर आंसर चाहिए तो डाटा उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। चलिए, हाँ वो ऐसे पता नहीं चलेगा मुझे, तो ऐसे दिया है बिना कुछ ताजा सवाल है, आपको आंसर लाना पड़ेगा। हाँ 2 आ रहा है, अरे बात अच्छा आ गया, अच्छा आ गया, मुझे लगा पटाख हो गया आएगा। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा हो गया। फिर तो चलो देखो, पहले चेक करते हैं सही है नहीं है। मुझे चाहिए v, तो v तो मैं जानता हूं √t/μ। ओके, म्यू से तो बात बनती नहीं, तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा, s रो की। म्यू के बाद से हम s रो की शरण में जाएंगे। तो मैं अगर v लिखूंगा तो यहां पे लिखूंगा √t/s रो। अच्छा ठीक है, चलो s के अंदर भी कुछ लोग हैं, s के अंदर भी कुछ लोग हैं, वो है t/s नहीं क्या है πr² और इनटू क्या है रो। अब मैं थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां से रेशियो चाहिए। ठीक है, तो देखो बात क्या बन रही है, v प्रोपोर्शनल ऐसा चल रहा है क्या, v प्रोपोर्शनल 1/√r² और एक बार 1/es चल रहा है, और r² तो r हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास v प्रोपोर्शनल आ गया, मेरे पास आ गया v प्रोपोर्शनल 1/r और यहां पे √ρ, यही तो आया। ठीक है, कष्ट है। अब आ जाओ, अब लिखो v1/v2 बराबर, ये क्या कहलाएगा r2/r1। पहली बात खत्म, फिर √√ ले लेना, हाँ √√ ले लेना और कॉलम चेंज कर लेना।
वो आ जाएगा रो 2, नीचे आ जाएगा रो। ठीक है क्या? सही है। अब डाटा भर दो। R2 मान लीजिए ये वाला 1 मान रहे हैं और ये वाला 2 मान रहे हैं। ये 1 और ये 2। अब आराम से डाटा लिख दो, बता दो। R2 कितना लिखोगे भाई? 2R अपॉन R1 लिखोगे R। ठीक है। अंडर रूट रो 2 बोले तो रो बाय 2 अपॉन रो 1। ये कितना आ गया मेरा? रो। अच्छा, रो से रो निकल गए, ये 2 से 2 निकल गए, तो ये कितना बन गया? कुछ अलग आ रहा है। तुम लोग कितना बोले थे? रो बाय 2 देखा नहीं था मैंने, रो दोनों को रो ले लिया। हाँ, दोनों को रो में लेने का बाबा। ऐसे सवाल खूब मिलते हैं, आपको आना चाहिए। सही है, कर लोगे अब तो? ठीक है। अब मेरे पास ऐसे खूब सारे सवाल हैं जिसको आपको करने आना चाहिए। जैसे एक और सवाल आपके सामने पेश करता हूं, कृपया ध्यान दीजिए। मिटाऊं क्या इसको? चलिए इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं। अभी वहीं पे हो? अब एक हेडिंग दो, छोटा सा हेडिंग दो। लिखो व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रिंग हैज सफिशिएंट मास। क्या होगा जब स्ट्रिंग में सफिशिएंट मास हो? ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रिंग हैज सफिशिएंट मास। एक सवाल देता हूं तुमको, समझना इसको ध्यान से, डायग्राम से ही बात क्लियर हो। मान लीजिए मेरे पास कुछ ये इस तरह का सिचुएशन है और ये रस्सी है, इस रस्सी से वजन लटकाया हुआ। अब की बार रस्सी में सफिशिएंट मास है और यहां पे वेव प्रोड्यूस हुआ और उस वेव को यहां तक जाना है, उस वेव को यहां तक जाना है। ये है टॉप, ये है बॉटम। ठीक है, टॉप और ये बॉटम। अब डायग्राम बना के एक सेंटेंस लिखना। डायग्राम बना फटाफट, टॉप और बॉटम। डायग्राम बना दिया? अब लिखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ एट बॉटम इज लैम्डा 1। यहां जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हुआ है बॉटम पे वो है लैम्डा 1 और ये जो टॉप पे जो गया है दैट इज लैम्डा 2। लैम्डा 1 और लैम्डा 2, इतनी बात सही है। मास, जो ब्लॉक का मास है वो आप लीजिए m2, जो ब्लॉक का मास है वो ले लो m2 और ये जो रस्सी है इसका वजन ले लो m1। और क्वेश्चन तुमसे चाहता है कि तुम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो फाइंड करो। क्वेश्चन तुमसे चाहता है लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 पे डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तरीके से बात करें। अब ये लैम्डा क्या होगा? वही जो वेव प्रोड्यूस हुआ।
क्या? हाँ डाटा रैंडम है, तो आपको अभी आप करिएगा सही से, सही आंसर निकालोगे तो 2-3 लोगों को मिले, तब तो कम से कम 2-3 का भी तो मिले। कितने का बोले? अच्छा चेक करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मेरे मन में आएगा कि इसने लैम्डा की बात पूछी है और हम अभी तक वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है? करता है। लिखना आप इसको लिखो क्या 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 वेलोसिटी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी? क्या वेलोसिटी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी? तो जवाब यस, जवाब है यस। एंड रीजन इज v equals to f lambda, v equals to f lambda। जवाब यस है और v equals to f lambda होता है, जहां f कौन है? f रे छोटा लिखना भाई, f छोटा, f lambda। ये f क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये f है फ्रीक्वेंसी। और मजे की बात ये है फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। अब सोर्स थोड़ी चेंज कर रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ कांस्टेंट रहेगी। तो पहला तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से बताता हूँ, वेलोसिटी वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि v बराबर f लैम्डा हम पढ़ के आए हैं। f यहाँ फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, सोर्स यहाँ फिक्स है, इसका मतलब v यहाँ पे फिक्स है, मतलब v यहाँ फिक्स मतलब v यहाँ सिर्फ लैम्डा पे डिपेंड है। अच्छा, मतलब जो हाल वेलोसिटी का है वही हाल लैम्डा का है। अब आगे देखते हैं। तो मैं तो ये समझ गया कि v प्रोपोर्शनल डायरेक्टली लैम्डा चल रहा है। अब v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट t बाय म्यू। ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? लैम्डा के। अब काम और आसान है। अच्छा t मतलब अगर t निकाल लूं तो काम बन जाएगा, t निकाल लूं तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू की अगर बात है तो म्यू तो कांस्टेंट होगा। सोच के देखो, म्यू मतलब ये कांस्टेंट है, म्यू उस रस्सी के लिए तो कांस्टेंट ही होगा, कहीं चले जाओ। यानी कि मेरे पास और छोटा प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आया, t प्रोपोर्शनल लैम्डा, ऐसे। तो बस टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है। अच्छा देख लो आराम से, यहां से तुम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखो। 1 कहां का है भैया? बॉटम का, 1 मेरा बॉटम का है और 2 मेरा टॉप का है। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी ऐसी है तो अंडर रूट t कहां का चाहिए मुझे? बॉटम चाहिए। t मुझे कोई बॉटम का बता दे और यहाँ पे t कोई मुझे टॉप का बता दे, बात बन जाए। अब चलो न्यूटन्स लॉ पे पढ़ते हैं NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, यहाँ तक तुम लिख चुके होगे, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर करते हैं। क्या दोस्त कठिन है क्या? कठिन सही बता, 2-3 चैप्टर मिल जाता है, 2-3 चैप्टर मिल जाता है। इसलिए तो 11th क्लास के बच्चों को इसको आखिरी चैप्टर में रखा जाता है, आखिरी चैप्टर होता है सेशन वेव एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो। इसमें कठिन तो मुझे तो ऐसा कठिन सा नहीं लगा, कठिन जो चीज मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स की चीजें कठिन नहीं हो सकती, क्योंकि मैकेनिक्स में चीजें सामने दिखती है, तुमको यहाँ लग रहा होगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है। अगर ये हीट बीट चल रहा होता तो थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, तो वहाँ पे आपको कुछ सेक्शन में फील करने में कष्ट आता है। सर म्यू क्यों कांस्टेंट होगा? म्यू हाँ, ये बुद्धि करे से च्यवनप्राश खाना पड़ेगा। म्यू इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि म्यू तो रस्सी की खुद की प्रॉपर्टी है, मास पर यूनिट लेंथ, वो तो कांस्टेंट। हाँ अरे ऐसे तो नहीं बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि उस रस्सी के हर एक टुकड़े का जो मास है वो सेम है। म्यू पर यूनिट लेंथ, जो मास पर यूनिट लेंथ होता है म्यू। चलो अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमको टेंशन निकालना है। टी टॉप, सबसे पहले टॉप की बात अगर करोगे तो रस्सी को यहां से काट के अलग कीजिए, आप रस्सी को यहां से काट के अलग कीजिए। जब रस्सी को तुम वहां से काटोगे तो तुम्हारे हाथ में एक बड़ी सी रस्सी आ रही है, इतनी बड़ी,
इतनी बड़ी रस्सी को जब तुम उठाओगे तो जब तुम उसका वजन जब चेक करोगे तो तुम ऐसे सोचोगे, सोचो तुम्हारे पास 2 ब्लॉक आ गया, 2 ब्लॉक आ गया और ये पूरा वजन कितना आएगा सोच के देखो, बस हो गया। ये आ गया तुम्हारा m1 प्लस m2, यानी कि नीचे वजन कितना लगेगा, हाँ m1 प्लस m2 जो इसका वेट है, और ऊपर में यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका टेंशन। तो ये t कौन सा है, t टॉप। तो t टॉप के जगह पे इधर गया। अब देखो यहाँ पे इसको लिख रहा हूं मैं, अब यही मेरा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 है। अब मैं लिखूंगा यहां से, ये देखिए, अब टी टॉप के जगह पे लिख दूंगा कितना, m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें मुझे अब कोई दिक्कत नहीं, सही है इतना। चलो अब थोड़ा इसको मिटा के हल्का करो, साथ साथ रहना, साथ साथ गड़बड़ाना मत। अब आ जाओ यहाँ, सोचो आराम से, इसको फिल करके फिर यहाँ पहुंचिए। यहाँ लिख लिया गया इसको, ये रस्सी लिया है बहादुर, रस्सी है ये रस्सी है। रस्सी जब यहाँ से काटोगे और हाथ में इसको काट के पकड़ के देखो, पकड़ा तो क्या इस रस्सी का वजन तुमको फील नहीं होगा, हो रहा है ना, वही तो लिखा है, खुद को समझाओ, फालतू बात नहीं करो। अब यहाँ पे तुम m2 को, अब ये बात खत्म हो गई, इसको हटाइए। अब आप m2 को यहीं से रस्सी काट लोगे, m2 को यहीं से रस्सी काट लो। अब बताओ, तुमने रस्सी एकदम जड़ से काट लिया इसको, यहाँ से कचक, मतलब तुमने पूरा रस्सी इग्नोर कर दिया, सिर्फ तुम्हारे पास एक ब्लॉक है। इसका मतलब इस m2 का ही वजन बस नीचे लगेगा, ऊपर में तो कोई रस्सी बचा ही नहीं। तो जो टेंशन ऊपर लगेगा ना, वो टेंशन जो ऊपर लगेगा, यहाँ से मान लीजिए इसका नाम हम टी दे देते हैं। अच्छा नाम क्या दे सकते हैं, टी बॉटम, इसका अच्छा नाम टी बॉटम दे सकते हैं। अब ईमानदारी से बताओ नीचे क्या लगेगा फोर्स, m2g। तो टी बॉटम जो हुआ है वो हो जाएगा हमारा m2g। अब इसको पुट कर दीजिए g, ये हो जाएगा m2 और ये आ गया g। अब काट के दो, g से g निकल लिए, ये आंसर आ गया, यही आंसर हो गया। ऐसा आया था कुछ, हो गया फिर तो आप जीनियस हैं। थॉट यही है भाई। तो देखो अब ये नहीं कहना कि न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ाया, न्यूटन्स लॉ खत्म हो गया। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, ये तो होता है, तुम सोचो 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन आदमी पढ़ता है रस्सी जिसमें वजन नहीं हो, खटखट सुबह तक, फिर अगले दिन रस्सी में वजन लेके आता है। तुम समझ गए कि जहां से मुझे टेंशन निकालना होगा वहां से रस्सी को काट के अलग कर दूंगा। लिखो तो इस बात को, जिसको दिक्कत आ रही है बच्चा लिखे। जब टेंशन फाइंड करना हो, जब टेंशन फाइंड करना हो तब स्ट्रिंग के जिस पॉइंट पर, स्ट्रिंग के जिस पॉइंट पर टेंशन पूछे, जिस पॉइंट पर टेंशन पूछे उस पॉइंट से स्ट्रिंग को काटकर अलग कर लो, स्ट्रिंग को काटकर अलग कर लो। अब इसके बाद का प्रक्रिया समझ सकते हो, ऐसे नहीं काट के अलग कर लो घर ले जाओ, हाँ। एंड देन ड्रॉ एफबीडी, और उसके बाद एफबीडी बनाइए। एफबीडी बनाए मतलब फोर्स दिखा दो, F बराबर m लगा दो। एफबीडी बनाओ का मतलब होता है फोर्स दिखा दो, F बराबर m लगा दो। ज्यादा वैल्यू मत दीजिए इस बात को, ज्यादा वैल्यू दीजिएगा आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है। हल्के में लो, हल्के में ले सकते हैं, हल्के में कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये तो इसकी बात हो गई भैया, आपने इसको कर दिया, ठीक है क्या? और सवाल करें? चलो एक कर लो और, एक कर लो और, चलिए रब नहीं करें। अरे तुम तो अकेले चलाते हो पूरे क्लास को, हीरो हो तुम। चलिए जब तक भाई साहब नोट कर रहे तब तो बताइए क्या दिक्कत है, बोलो बोलो।
ठीक है, आंसर है टेम्पलेट बनाना तो आंसर यही है भाई, जो हरे कलर से घेरा हुआ ही आंसर है। आइए अब आगे थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल ये कर लेते हैं। अभी तक रस्सी को जिस फ्रेम में रखा था उस फ्रेम को हम चला नहीं रहे। अब थोड़ा हेडिंग डालते हैं थोड़ा सा। देखो व्हाट हैपेंड व्हेन string is kept in a moving frame। क्या होगा जब आप रस्सी को भी चला रहे हैं? What happen when string is kept in a moving frame? क्या होगा जब आप रस्सी को भी चला रहे हैं? अब एक सवाल लिखो, सवाल लिखिए। क्वेश्चन कहता है कि द string block system is kept in a lift। जो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उसको एक लिफ्ट में रखिए। ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये ऐसा, इसको आपने लिफ्ट पे रखा। ये लिफ्ट पे रखा। देखो लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा। ठीक है, देखो मास ऑफ ब्लॉक इज 4 kg। मास ऑफ ब्लॉक इज 4 kg। ये जो ब्लॉक है इसको 4 kg रखिए। अब देखो फॉर स्ट्रिंग मास पर यूनिट लेंथ इज 10 ग्राम पर मीटर। मतलब आप म्यू को रखिए 10 ग्राम पर मीटर। 10 ग्राम पर मीटर, सही है। अब लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to ground। Find velocity of wave with respect to ground। velocity of wave बताइए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये सिस्टम ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और कौन बताएगा आंसर? अंदर वाला ऑब्जर्वर नहीं, जो बाहर है, रस्सी पे बैठे हुआ वाला नहीं, ये बताएगा। ये ग्राउंड पे है बैठा हुआ, और ये हैं मिस्टर राजू। ये बताएंगे 10 रूट 56 आ सकता है। टेन रूट 56 आ सकता है, कंफर्म नहीं कह सकता हूं। और ऐसा जैसी ऑप्शन में दिखता है मन खुश हो जाता है कि हम सही हैं, और तुरंत 5 नंबर का घाटा हो जाता है, क्योंकि समय भी बर्बाद हो गया, कोई और क्वेश्चन भी हो जाता, और इसका 1 नंबर तो गया है। तुमने जो 10 रूट 56 कहा है वो क्या कह दिया तुमने? 100%। वो इसने कह दिया, हाँ, तुमने 20 तो जोड़ा ही नहीं, क्योंकि रस्सी पे बैठ के तो हमको आंसर देना ही नहीं था। अभी रस्सी पे बैठ के आंसर देना ही नहीं था, अभी हमारा ऑब्जर्वर बदल गया। अभी जैसे ये यहाँ पे अगर मान लो कोई बैठा था, राजू का भाई, मान लीजिए ये काजू बैठा था, तो काजू को तो आंसर ही नहीं करना, आंसर तो राजू करेगा, तो तुमने काजू के हिसाब से बात कर ली।
करें करें आगे करें, आगे ना समझ, बस 20 जोड़ों में आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर बदला हुआ है, ऑब्जर्वर बदला हुआ है तो मेरा आंसर भी बदलेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है b = t/μ वो आता है जब ऑब्जर्वर खुद रस्सी पे, v √, हम चाहते हैं t/μ आ जाए, t/μ आ जाए, t/μ आ जाए। अब देखो मजे की बात, सबसे पहला काम t निकालना, देखो भैया t निकालना, टेंशन टेंशन, देखो भैया टेंशन मत लो, देखो टेंशन कैसे निकालते हैं, टेंशन की बात करिए। देखो जब तुम इस ब्लॉक की बात करोगे, देखो ऊपर लगेगा इसका टेंशन, आराम से समझिएगा, और नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, नीचे लगेगा mg, मतलब नीचे क्या लगेगा 4g। तो इक्वेशन होगा नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स होगा ज्यादा ऊपर की तरफ, तभी तो सिस्टम ऊपर जा पा रहा है, मतलब t में से घटाना पड़ेगा 4g, तब होगा 4 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना 4। अब तुम बोलोगे कि आपने फिर वही कर दिया, रस्सी का वजन नहीं लिया, फिर तुमसे वही बोलूंगा कि रस्सी का वजन अगर मैं ले भी लेता तो क्या फर्क पड़ता, कितना कम है, देखो 10 ग्राम पर मीटर दे रखा है बड़े बड़े अक्षरों में। तो रस्सी का वजन जो है 10 ग्राम पर मीटर, और रस्सी की लंबाई वगैरह भी इसने दी नहीं, मान लो मैं दे भी देता तो तुम क्या करते, नेगेटिव तो करते। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ये टेंशन आया कितना आया, 16 प्लस 4 × 10 कितने होते हैं 40, यानी कि 56 न्यूटन। ये तो टेंशन आ गया, चलो एक काम खत्म, टेंशन निकालते हैं। अब बात आ रही है म्यू की, म्यू हमारे पास पहले से गिवन है, म्यू पहले से गिवन है, आओ यहां पुट कर दें, v √, t के जगह पे लिखूंगा 56 अपॉन म्यू के जगह पे 10 ग्राम पर मीटर। तो 10 ग्राम को 10 ग्राम लिखना ठीक नहीं, तो 10 × 10 का पावर -3 कर देते हैं, सही है, बस हो गया। यहां से वैल्यू कितनी लेके आए थे 10√56, 10√56, तो इसने कहा 10√56, ठीक है। जब ये 10√56 आ गया, लेकिन मेरा आंसर तो नहीं है, मेरा आंसर मतलब मैं अगर राजू से पूछूं तो राजू का आंसर जो आएगा, ये आंसर सही है किसके लिए, फॉर काजू, ये आंसर काजू के लिए सही है, ये आंसर सही है फॉर काजू। लेकिन जैसे ही बात आएगी राजू, तो मेरा आंसर होगा 20 प्लस 10√56। ऑब्जर्वर बदलोगे आंसर बदलेगा, बिकॉज बात वेलोसिटी की है। और जो तुम रिलेशन निकालते हो v = t/μ, ये सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जर्वर का है जो रस्सी के ऊपर है, सही है क्या। टेंशन निकालने का दोस्त न्यूटन्स लॉ से निकाला है, बिल्कुल मैं आपको इसको बताना चाहूंगा। ये इस तरह के डाउट पूछोगे तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा, अनाप शनाप और बकवास करके इरिटेट करते हो तो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आपका हक बनता है पूछने का। टेंशन कैसे निकालें, टेंशन निकालने के लिए दोस्तों, अब ये ब्लॉक है, मान लीजिए मैंने यहां से रस्सी को काट दिया, अब ये टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और उसके बाद 4 kg है तो नीचे क्या लगेगा 4g। अब ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब किसी चीज को ऊपर कब ले जाओगे, जब ऊपर ज्यादा जोर लगाओगे। इसका मतलब दो ही फोर्स लग रहे हैं, ऊपर t नीचे 4g, और बॉडी जा रही है ऊपर, तो ज्यादा कौन है वो ऊपर, t + a, ऊपर t है, एक्सीलरेशन में चलो, एक्सीलरेशन फोर्स है, तो ऊपर फोर्स कौन है, सिर्फ t। तो ऊपर t है और t में से कौन घट रहा 4g, तो t में से 4g घटाएंगे। तुम 4g में से t कब घटाते, जब ये नीचे आता, लेकिन ये कहां जा रहा है ऊपर, है ना, एक्सेलरेशन 4 kg, ये ऊपर की तरफ ही तो है। इसका मतलब t में से 4g घटेगा। अब क्या लिखोगे तुम, यहां पे ये लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो भैया नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास लिया यहां पे 4, एक्सेलरेशन कितना है 4, ये तुमने पुट करा, तो यहां से टेंशन नहीं, सही है, ओके ठीक है। तो आज बस इतना ही, कल इसके आगे की बात, कल ज्यादा चांस है कि 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में कल की बात होगी। बारिश वारिश का है तो अब आज आपको पता लग गया कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है तो छाता खरीदें, छाता खरीद के आइए। सर्दी में बारिश सोने पे सुहागा वाला